हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में वील बी कवरिंग अ कंपनी व्हिच इज अ यूनिक बिजनेस एंड इट्स अ बिजनेस व्हिच इज अ मार्केट लीडर एंड इट्स अ बिजनेस व्हिच हैज बैरियर्स टू एंट्री। पर बिफोर आई स्टार्ट द बिजनेस एनालिसिस, मेरा एक बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस है कि आर प्रेफरेंस या फिर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टिंग लाइज कि हमें इन्वेस्टिंग में ऐसे बिजनेसेस को ज़्यादा ढूंढना चाहिए जो यूनिक हो, ऐसी इंडस्ट्रीज हो जहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री हो, या फिर ऐसी कंपनीज हो जो अपने पीयर्स से फास्टर ग्रो कर रहे हो, और ऐसी कंपनीज हो जिनकी रिटर्न रेशियोज बहुत बेटर हो। क्योंकि बुल मार्केट्स एंड बेयर मार्केट्स तो आते रहती है, बट बिजनेसेस विच आर वन ऑफ अ काइंड और बिजनेसेस विच हैव अ स्केर्सिटी वैल्यू टेंड टू ट्रेड एट अ प्रीमियम इन द मार्केट्स, राइट? तो आइडिया ऑफ एसओआईसी चैनल गोइंग हियर फ्रॉम नाउ, जो भी हम नेक्स्ट 20 वीडियोस करेंगे, दैट विल बी ऑन 20 यूनिक बिजनेसेस। दीज विल बी कंपनीज जहाँ पे कुछ यूनिकनेस होगी, या फिर ऐसी कंपनीज होगी जहाँ पे दे आर वेरी चीप और द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज हैव चेंज। So this is the framework that I call the unique business framework. What is the framework again? The business that we are looking for have a barrier to entry, माने उनके मोड के अराउंड एक बैरियर टू एंट्री है, चाहे वो स्विचिंग कॉस्ट का बैरियर हो कि प्रोडक्ट इजीली आप स्विच नहीं कर सकते, चाहे वो अप्रूवल्स का बैरियर हो कि आपको सर्टिफिकेशन चाहिए वो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, चाहे वो बैरियर नेटवर्क इफेक्ट्स का हो कि आप प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हो कि जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट इनटू मेकिंग अनदर व्हाट्सएप। या फिर वो बैरियर टू एंट्री ऐसा हो कि कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन प्रोडक्ट हो, जैसे हमने एरोस्पेस पार्ट्स की बात करी कि एक बार ये आपका अप्रूवल आ गया तो आप चेंज नहीं हो सकते। तो बैरियर टू एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग जो हम यूनिक बिजनेसेस के अंदर हमारे एक फ्रेमवर्क के अंदर यूज करके चलेंगे, दैट इज इन कंपनीज की रिटर्न रेशियोज और फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो, राइट? एट द एंड मोट या कंपेटिटिव एडवांटेज शुड रिफ्लेक्ट इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, कि बैलेंस शीट डेट फ्री हो या बैलेंस शीट पे नेट कैश पोजिशन हो। साथ साथ बैलेंस शीट और रिटर्न रेशियोज काफी हाई होनी चाहिए, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी नॉर्थ ऑफ 15 to 20%। तो हम इन टाइप के बिजनेसेस का डिस्कशन करेंगे। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट दीज कंपनी शुड बी मार्केट लीडर्स। तो मार्केट लीडर्स का क्या है, मेरा एक वन हैंड रूल है। तो वन हैंड रूल क्या कहता है? इफ आई एम एबल टू काउंट द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन मोर देन वन हैंड ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जैसे अगर मैं एक हाथ से ज्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स काउंट कर सकता हूँ इंडस्ट्री में, तो प्रॉब्ली वो शायद से इंडस्ट्री इज नॉट वर्थ माई टाइम। ऐसे वैसे बहुत इंडस्ट्रीज होंगी जहाँ में नंबर ऑफ प्लेयर्स ज्यादा होंगे, तो वो भी हम कवर करेंगे वैसे। बट प्रेफरेंस क्या है कि उन कंपनीज की हम ज्यादा कवरेज करें जहाँ पे नंबर ऑफ कंपेटिटर्स आर नॉट मोर देन माई वन हैंड, राइट? कि जितने फिंगर्स है, 5 फिंगर्स है, तो 5 से ज्यादा कंपेटिटर्स ना हो, राइट? सो दिस इज द यूनिक बिजनेसेस फ्रेमवर्क। तो आज जो हम एक कंपनी कवर करने जा रहे हैं, इट्स अ कंपनी विच इज अ मार्केट लीडर, इट कमांड 60% मार्केट शेयर विद इन इट्स इंडस्ट्री। इस कंपनी के इंडिया के अंदर कंपेटिटर्स सिर्फ 2 या 3 है, ग्लोबली इस कंपनी के 5 to 7 बिग कंपेटिटर्स हैं। इट्स अ कंपनी विच ऑपरेट्स इन द टेलविंड स्पेस। क्या टेलविंड्स है इस बिजनेस के अंदर? बेसिकली ये कंपनी ऐसी स्पेस में ऑपरेट कर रही है जहाँ पे एंड इंडस्ट्री में टेलविंड्स है, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, डेटा सेंटर्स हो, एलएनजी हो, राइट? चाहे वो बेसिकली क्रायोजेनिक टैंक्स हो, राइट? तो एंड यूजर इंडस्ट्रीज के अंदर टेलविंड्स है, एंड इट्स अ बिजनेस जहाँ पे बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। तो इस कंपनी का जो हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ से, कि इस कंपनी की बैलेंस शीट कैसे दिखती है। तो स्टॉक स्कैन्स पे आके पहले हम इस बिजनेस का फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, राइट? तो फाइनेंशियल एनालिसिस जब हम करते हैं, तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आते हैं एंड कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं, देन हम बैलेंस शीट साथ रीड करेंगे एक बारी। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम लोग देखते हैं, तो कंपनी का जो एक्चुअली में रेवेन्यू ग्रोथ है, दैट इन 2017 में कंपनी की 444 करोड़ की रेवेन्यू थी, जो आज 1500 करोड़ की रेवेन्यू है, राइट? तो इन अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 9 years, कंपनी की रेवेन्यू हैज ग्रोन अप बाय 3.5 टू ऑलमोस्ट 3.8 टाइम्स। तो रेवेन्यूज हैव कंपाउंडेड वेल। वेयरएज़ एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम 2018 का देखते हैं, तो 104 करोड़ का था, जो आज 329 करोड़ का था। अगेन तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ट्रिपल हो गया है इन अ स्पैन ऑफ 6 to 7 years। देन अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स की फ्लक्चुएशन कितनी है, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन्स अगर बहुत फ्लक्चुएट करे तो कंपनी एक सिक्लिकल इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स कंपनी के एक टाइट बैंड के अंदर हमेशा रहे हैं, दैट इज 21 to 23% में, क्योंकि जो हम आज बिजनेस कवर करेंगे दैट्स अ बी टू बी बिजनेस। तो ऑपरेटिंग मार्जिन नॉट फ्लक्चुएटिंग टू मच सिग्नल सम बिट ऑफ प्राइसिंग पावर, की कंपनी पास कोई थोड़ी सी प्राइसिंग पावर एग्जिस्ट करती है, राइट? एंड कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, दैट हैज एक्चुअली गॉन अप फ्रॉम 2018 ऑफ 78 करोड़ टू ऑलमोस्ट 248 करोड़। और इस टाइम पे आई थिंक इनका टैक्स रेट हैज फ्लक्चुएटेड। फिर हम आते हैं नीचे, देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पे चलते हैं, और बैलेंस शीट को हम एक बारी कॉमन साइज करके पढ़ते हैं।
तो कॉमन साइज़ जब हम बैलेंस शीट को करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, तो कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स आर बियरली नथिंग, इट्स ओनली 4.8% ऑफ द एंटायर बैलेंस शीट। तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स कुछ भी है, व्हेreas नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स देखते हैं तो वो भी ज़ीरो है। तो कंपनी की बैलेंस शीट माने लाइक डेट फ्री कंपनी एक तरीके की। व्हेreas अगर हम कंपनी के इस टाइम पे करंट एसेट्स देखते हैं, करंट एसेट्स में कैश एंड इक्विवेलेंट्स है और अदर करंट एसेट्स भी हैं। तो और अलग से अगर हम इनकी एनुअल रिपोर्ट में बैलेंस शीट खोल के देखते हैं, तो कंपनी हैज़ अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश, राइट? तो माने कंपनी इस टाइम पे नेट डेट फ्री कंपनी और नेट कैश बैलेंस शीट है कंपनी की। ये तो हमने बैलेंस शीट हेल्थ में देखा कि कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे, जिसमें डेट नहीं है इस टाइम पे, बिकॉज़ डेट इज़ व्हाट स्केयर्स अस इन अ लॉट ऑफ कंपनीज़ जहाँ पे डेट ज़्यादा हो। फिर हम एक नीचे आके देखते हैं कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और सीएफओ टू पैट और सीएफओ टू इबिट है। सीएफओ टू पैट हमें क्या बताता है कि कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस नंबर ओवर लास्ट 5 ईयर्स, कुछ ईयर्स में 240% था, कुछ ईयर्स में 74% था। पर अगर हम लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज निकालेंगे, अगर हम 2020 से पकड़ते हैं, तो 2020 में 204.5% था, फिर 240 था, व्हिच इज़ 445 हो गया। फिर 75% के आसपास था, व्हिच इज़ 520, 520 प्लस 114, राइट? तो अगेन हम देख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 635 के पास ये नंबर आया। फिर 2024 में देखते हैं, तो ऑलमोस्ट 697, देन 54% रिसेंटली था सीएफओ टू पैट। तो दैट इज़ 754% के आसपास। अगर उसको हम बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करते हैं 6 ईयर्स से, तो नियरली कंपनी की जो सीएफओ टू पैट रहे या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू कैश फ्लो कन्वर्जन रही है लास्ट 6 ईयर्स की, ऑन एन एवरेज दैट नंबर इज़ अबव 100% अगर हम लास्ट 6 ईयर्स का लेते हैं। राइट? तो ये तो हमने सीएफओ टू पैट की कन्वर्जन देखी, तो माने कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर पा रही है। फाइनली अगर मैं लास्ट फाइनेंशियल हेल्थ के मेट्रिक पे आऊँ, दैट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ दिस बिजनेस, राइट? तो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ दिस बिजनेस इज 26%, whereas आरओसी ऑफ दिस कंपनी सिंस लास्ट 5 ईयर्स और लास्ट 6 ईयर्स अगर हम देखते हैं, 7 ईयर्स का भी आप देख लें, हैज ऑलवेज बीन अबव द 30% मेट्रिक मार्क। यानी आरओसी इस कंपनी की 30 टू 45% के बीच में रहती है। तो दिस इज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ दिस बिजनेस। फाइनेंशियल हेल्थ हमें क्या इंडिकेट करती है, अगर हम इन नटशेल कंक्लूड करें? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे प्रॉफिट्स डिसेंटली कंपाउंड हो रहे हैं 15 टू 20% की रेंज में। सेल्स डिसेंटली कंपाउंड हो रही है, 3.5 टू 4 टाइम्स ग्रो करी है लास्ट 7 टू 8 ईयर्स में। तो अगेन एक कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, हाई टीन्स टू 16 टू 18% की रेंज में सेल्स कंपाउंडिंग है। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के काफी स्टेबल है, विच सिग्नल्स दैट द कंपनी हैज सम बिट ऑफ प्राइसिंग पावर। 21 टू 23% के बीच में ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के ऑपरेट कर रहे हैं। बैलेंस शीट देखते हैं, तो बैलेंस शीट इस टाइम पे काफ़ी क्लीन है, तो बैलेंस शीट पे कुछ भी डेट नहीं है। नेट लाइक बैलेंस शीट पे कैश है, राइट? तो इसका मतलब बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है कंपनी की। कैश फ्लोज देखते हैं, तो सीएफओ टू पैट की कन्वर्जन काफ़ी अच्छी है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कैश फ्लोज। एंड फाइनली अगर हम कंपनी की रिटर्न रेशियोज देखते हैं, तो इट सिग्नल्स दैट द कंपनी इज अर्निंग अ लॉट मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिया में 10% है, तो कंपनी का 30 टू 40% के बीच में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चल रहा है। राइट? सो दिस इज वाई फाइनेंशियल हेल्थ डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत स्ट्रांग है। अब हम बात करते हैं कि हम कौन सी कंपनी डिस्कस करें और ये मैं कंपनी आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। तो कंपनी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है आइनॉक्स इंडिया। एंड ये कंपनी मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, उसके एक बार हम रीजंस देखते हैं कि बिजनेस में क्या बैरियर टू एंट्री है और कंपनी करती क्या है। नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो, सो व्हाट वी डू एट एसओआईसी मेंबरशिप इज दैट वी टीच यू अबाउट मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिंग व्हिच मेक्स यू अ कंप्लीट इन्वेस्टर। पहले हम लेवल 1 में सिखाते हैं ऑल अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड व्हाट आर द टूल्स दैट यू कैन यूज टू लुक एट म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स इन्वेस्टिंग एंड कैसे आप अपनी एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। In level 2, what we teach you how to do fundamental analysis and how to find fundamentally strong businesses. In level 3, we teach you all about how to find intrinsic value of stocks. तुम्हारा वैल्यूएशन का कोर्स काफ़ी डिटेल्ड कोर्स है। In level 4, we teach you about when to buy and when to sell. This is a stock framework that you can develop after watching this course, कि आप टेक्निकल एनालिसिस कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक फ्रेमवर्क कैसे बना सकते हैं इस कोर्स को देखने में। लेवल 5 में टीच यू ऑल अबाउट स्क्रीनिंग एंड लेवल 6 में भी टीच यू कि डिफरेंट सेक्टर्स की लैंग्वेज क्या है। इसके साथ एडेड बोनसेस में क्या है कि देयर इज अ मास्टर क्लास इन इन्वेस्टिंग यूजिंग एआई, कि आप एआई को यूज करके मार्केट डैशबोर्ड कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स को कैसे समराइज कर सकते हैं फास्ट वे में, कॉन कॉल्स को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, विच इज एन एडेड बोनस ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप। इसके साथ साथ एक एडेड बोनस और है, दैट इज मार्केट सिग्नल्स, जहाँ पे हम फोर्टनाइटली टॉप डाउन मार्केट एनालिसिस करते हैं एंड वी गिव यू एन इनसाइट कि मार्केट्स में अभी क्या चल रहा है। If you also want to register for the SOIC Masterclass in AI course separately, which has a library of prompts, the link to register is there in the description box below. But if you want it as an added bonus in the SOIC membership, you can use the coupon code SOIC AI10 to register for the SOIC membership.
एंड इसके साथ साथ आपको स्टॉक स्कैन्स का भी 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन इज इंक्लूडेड इन दी SOIC मेंबरशिप एज अ वन टाइम लिमिटेड ऑफर। विद दिस लेट्स गो बैक टू द वीडियो। तो अभी हम समझते हैं पहले कि आइनॉक्स इंडिया करती क्या है। तो आइनॉक्स इंडिया का बिजनेस समझने के लिए हमें इंडस्ट्रियल गैसेस की वैल्यू चेन समझनी पड़ेगी। तो गैसेस या एटमॉस्फेरिक गैसेस अगर हम चेक करते हैं तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है तो इट इज कंप्राइज मेनली ऑफ 3 मेन गैसेस एंड अदर गैसेस। तो पहला नाइट्रोजन है विच इज 78% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। फिर 20.95 एंड 21% ऑक्सीजन है। फिर आर्गन करके गैस आती है विच इज 0.95% एंड देन देयर आर अदर गैसेस, राइट। तो यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट बिजनेसेस आते हैं कि इंडस्ट्रियल गैसेस का काफ़ी यूज केस होता है एंड गैसेस आर यूज्ड एट मल्टीपल अदर प्लेसेस। जैसे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन यूज होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर इंडस्ट्रियल गैसेस का काफ़ी यूज केस होता है। तो यहाँ पे दो टाइप के बिजनेसेस आते हैं। एक टाइप का बिजनेसेस है जो एटमॉस्फेरिक गैसेस को सेपरेट करके क्रायोजेनिक टैंक्स और चेम्बर्स में डाल के सेल करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको साथ एग्जांपल देता हूँ। इफ़ यू लुक एट कंपनीज जैसे लिंडे इंडिया होगी, एयर लिक्विड होगी, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स करके कंपनी होगी या एलन बेरी होगी। तो ये कंपनीज गैस को लिक्विफाई करती है और फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन में सेपरेटली सेपरेट करती हैं और फिर इनके मॉलिक्यूल्स को सेल करती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को। तो ये कंपनी बैलेंस शीट हैवी होती है क्योंकि इनको प्लांट्स लगाने पड़ते हैं इसके, तो ये थोड़ा सा एसिड हैवी बिजनेस है। एंड जस्ट टू गिव यू द रेफरेंस ऑफ एसिड हैवीनेस, एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस का 340 टू 350 करोड़ का फिक्स एसिड बेस है एंड द सेल्स ऑफ 340 टू 350 करोड़, तो ऑलमोस्ट 1 टाइम्स फिक्स एसिड टर्नओवर है। Whereas Inox India का फिक्स एसिड बेस भी सिमिलर है बट इट डज सेल्स ऑफ ऑलमोस्ट 1500 करोड़, so एसिड टर्न्स आर हाई। तो फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल इज एन एनुअली टाइप बिजनेस मॉडल जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नीड्स के लिए आपको इंडस्ट्रियल गैसेस चाहिए होती हैं। तो कंपनीज लाइक आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, एलन बेरी, लिंडे इंडिया ये एटमॉस्फेरिक गैसेस को डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में सेपरेट करके मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सेल करती हैं। अब जब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सेल करती हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज तक आपको इंडस्ट्रियल गैसेस को ले जाने के लिए क्या चाहिए? क्रायोजेनिक चेम्बर्स या फिर कंटेनर्स। तो क्रायोजेनिक टैंक्स या चेम्बर्स ऐसे मतलब स्टोरेज टैंक्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल गैसेस को या किसी भी गैस को -150 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर कर पाए, बिकॉज दीज आर रिक्वायर्ड इन कोल्ड कंडीशंस और दीज आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर, बिकॉज कोल्ड कंडीशंस में इनको ट्रांसपोर्ट करना ईजी है। इसलिए क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक्स का यूज केस आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपनीज अराइज करती हैं जो सेकंड पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन में। दीज आर द कंपनीज लाइक आइनॉक्स इंडिया, बिकॉज ये इक्विपमेंट मेकर्स हैं। ये कंपनीज वैक्यूम इंसुलेटेड टैंक्स और सेमी ट्रेलर्स और फ्यूलिंग स्टेशंस और इंजीनियरिंग सिस्टम्स के लिए जो स्टोर कर पाए, ट्रांसपोर्ट कर पाए और इन मॉलिक्यूल्स को डिस्पेंस कर पाए, उनके लिए इक्विपमेंट्स बनाती है। बिकॉज बिना इन इक्विपमेंट्स के गैस प्रोड्यूसर्स कैनॉट मूव अ सिंगल क्यूबिक मीटर ऑफ अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो LNG के कंटेनर्स है, राइट, जो LNG लिक्विफाइड जो नेचुरल गैस है, जब वो कतार से आती है या ऑस्ट्रेलिया से आती है, US से आती है, राइट, तो उसको हम एक ठंडे फॉर्म में लेके आते हैं। तो उसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? क्रायोजेनिक चेम्बर्स एंड टैंक्स, राइट, जैसे आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं अगर शिप के ऊपर आ रही है, या फिर जब आप उसको लाइक पोर्ट टर्मिनल पे भी आप उसको स्टोर करते हैं, टर्मिनल पाइपलाइन के थ्रू भी लेके आते हैं, तो यहाँ पे पूरे क्रायोजेनिक इक्विपमेंट का यूज केस आता है, बिकॉज आपको उसको एक कोल्ड फॉर्म में चाहिए, राइट, सो दैट यू कैन स्टोर इट एंड ट्रांसपोर्ट इट। दिस इज द बिजनेस ऑफ आइनॉक्स इंडिया। आइनॉक्स इंडिया इस बिजनेस या फिर ऐसे ही रिलेटेड बिजनेस में ऑपरेट करते हैं। इससे आपको बिजनेस समझ आ जाएगा कि कंपनी कर क्या रही है, राइट। तो यहाँ पे विदाउट दीज कंटेनर्स और विदाउट दी स्टोरेज सॉल्यूशंस, LNG गैस कभी पोर्ट लीव नहीं कर सकती, हॉस्पिटल कभी लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर नहीं कर सकता, इसरो जो इंडिया का जो बेसिकली स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इट कैनॉट फ्यूल अ रॉकेट, क्योंकि रॉकेट को भी फ्यूल करने को आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। और जो स्टील मिल्स है अपनी फर्नेसेस को कभी रन नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे भी आपको इंडस्ट्रियल गैसेस चाहिए। तो यही बिजनेस है आइनॉक्स इंडिया का। और आइनॉक्स इंडिया मॉलिक्यूल ऑफ एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस प्रोड्यूस नहीं करता, बट ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं कि बिल्ड्स द स्टील और वो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू ये पूरा इकोसिस्टम इनेबल हो पाता है। माने जो क्रायोजेनिक इकोसिस्टम है कि गैस को वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक ले जाना, उसका जो इक्विपमेंट है, दैट इज व्हाट आइनॉक्स इंडिया डज। दिस इज द बिजनेस इन अ नटशेल ऑफ आइनॉक्स इंडिया। अब इसमें बैरियर टू एंट्री क्या रहते हैं और ये बिजनेस में क्या यूनिकनेस है। तो कंपनी में अगर हम बैरियर्स टू एंट्री देखते हैं तो पहला बैरियर टू एंट्री क्या है कि आपको ये सारे प्रोडक्ट्स को या सारी गैसेस को वन प्लेस टू अदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? सर्टिफिकेशंस। एंड आइनॉक्स इंडिया का 60% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, राइट, एक्सपोर्ट्स टू कंट्रीज लाइक US, टू कॉन्टिनेंट्स लाइक यूरोप। तो माने डेवलप्ड कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही है कंपनी। तो यहाँ पे क्या क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, तो लेट मी जस्ट डिस्कस देम विद यू, राइट। तो आप सिर्फ एक चेक लिख के ये कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज टू सेल अ सिंगल क्रायोजेनिक टैंक इन इंडिया यू नीड PESO अप्रूवल। तो इंडिया में PESO अप्रूवल चाहिए।
यूएस में सेल करने के लिए ASMEU एंड आर स्टैम्प अप्रूवल चाहिए और .39 अप्रूवल चाहिए। यूरोप में सेल करने के लिए PED और EN 13458 अप्रूवल चाहिए और 13530 अप्रूवल चाहिए। फॉर मरीन एप्लीकेशंस आपको IMO और DNV अप्रूवल चाहिए। ऑटोमोटिव LNG फ्यूल टैंक्स के लिए IATF अप्रूवल चाहिए। एंड आइनॉक्स इंडिया इंडिया में ओनली कंपनी है जिसने ये वाला अप्रूवल लिया है जो LNG फ्यूल टैंक्स का है। फूड और बेवरेजेस में जो केग्स ये लोग सेल करते हैं बियर कंपनीज को, उसके लिए आपको FSSC अप्रूवल चाहिए जो इस कंपनी पास है। फ्रांस में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में आपको सेल करना है तो आपको ESPN स्टैम्प चाहिए विच दिस कंपनीज हैज। एंड फॉर ITER यू नीड अ सेपरेट क्वालिफिकेशन प्रोसेस दैट टेक्स इयर्स। आपने देखा है जो एक यूरोप के अंदर एक न्यूक्लियर फिजन प्रोजेक्ट चल रहा है विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड। वहाँ पे भी एक्चुअली में आइनॉक्स इंडिया ने क्रायोजेनिक पाइप्स प्रोवाइड करे हैं विच टुक देम मल्टीपल ईयर्स टू गेट दैट अप्रूवल। राइट, इसरो के अंदर कंपनी प्रोवाइड करती है राइट फॉर फ्यूलिंग द रॉकेट्स। एंड इसके साथ साथ देयर इज अ वन मेजर कस्टमर ऑफ देयर्स फ्रॉम द स्पेस सेक्टर इन US जहाँ पे कंपनी को 1.5 ईयर्स लग गया अप्रूवल लेने में। तो सारी सर्टिफिकेशंस और अप्रूवल लेने का टाइम इज एनीवेयर बिटवीन 2 to 5 years। एंड ऑल्सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेक्निकल नो हाउ बिकॉज यू नीड पीपल फ्रॉम द केमिकल इंडस्ट्री और केमिकल बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस। तो ये कंपनी टेक्नोक्रेट्स ने स्टार्ट करी थी। हम प्रमोटर्स के बैकग्राउंड पे आएंगे। टेक्नोक्रेट्स वो लोग होते हैं जो उस सेक्टर से बिलोंग करते हैं या उस सब्जेक्ट के मास्टर्स हो या टेक्निकल एक्सपर्टीज हो। एंड ऑल्सो दिस इज अ क्रिटिकल एप्लीकेशन प्रोडक्ट। यू जस्ट कैनॉट हैव अ स्टोरेज टर्मिनल और अ स्टोरेज सॉल्यूशन विच डजंट फंक्शन। तो क्रिटिकल एप्लीकेशन भी इसकी बहुत है बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज गैसेज आर फ्लैमेबल इन नेचर। यू कैनॉट हैव अ गैस लीक इन अ प्लांट, दैट इज फॉर श्योर राइट। एंड साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी होता है क्योंकि कंपनी लास्ट 32 to 35 ईयर्स से ये बिजनेस कर रही है। आई थिंक 1992 से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट मोर देन 30 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी को। राइट, तो आपके सेम कस्टमर के साथ एक्सपीरियंस भी हो जाता है एंड एक स्विचिंग कॉस्ट बिल्ड हो जाता है बिकॉज इफ यू आर प्रोवाइडिंग द राइट प्रोडक्ट देयर इज नो इंसेंटिव फॉर द कस्टमर टू स्विच। दिस इज वाई दिस इज अ वेरी कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री। तो कंपनी के अगर हम पीयर्स देखते हैं तो पीयर्स के अंदर नियरेस्ट पीयर जो कंपनी का है दैट इज VRV एशिया पैसिफिक। उससे 4 टाइम्स बड़ा है ऑलमोस्ट आइनॉक्स इंडिया एंड 6 टाइम्स द साइज ऑफ क्रायोलर इंडिया करके एक और कंपनी है। तो अगेन अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनसे काफ़ी बड़े हैं साइज में। वैसे ग्लोबली अगर आप क्रायोजेनिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री देखते हैं तो 5 to 7 कंपनीज है जिसमें चार्ट इंडस्ट्रीज है US की कंपनी है जो सबसे बड़ी होगी इस इंडस्ट्री में। क्रायोलॉर फ्रांस करके कंपनी है। CIMC एनरिक करके एक चाइना की कंपनी है। वेसिंगटन क्रायोजेनिक्स करके जो UK की कंपनी है। लिंडे इंजीनियरिंग है और एयर लिक्विड इंजीनियरिंग है जो कैप्टिव इक्विपमेंट आर्म्स एंड गैस कंपनीज की। माने लिंडे जो गैस सेलर है उसका कैप्टिव इक्विपमेंट आर्म भी है। और एक चाइनीज कंपनी है हैंगयांग करके। तो बेसिकली कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री है एंड इस कंपनी आइनॉक्स इंडिया का 60% प्लस मार्केट शेयर है विद इन इंडिया। एंड जो LNG फ्यूल टैंक्स है फॉर ट्रेलर्स इन इंडिया, माने ट्रक्स के अंदर भी अब LNG की एक एप्लीकेशन आ रही है, उसमें तो कंपनी का मोर देन 85% मार्केट शेयर है। तो दीज आर द बैरियर्स टू एंट्री दैट द कंपनी हैज एंड दिस इज व्हाई इट्स अ बिजनेस व्हिच कैनॉट बी रेप्लिकेटेड व्हिच आल्सो रिफ्लेक्ट्स इन द टाइप्स ऑफ कस्टमर्स दैट द कंपनीज हैज। तो अगर हम इस कंपनी के कस्टमर्स देखते हैं तो कंपनी का 3 मेजर बिजनेस सेगमेंट्स है। वन इज इंडस्ट्रियल गैसेस जिसमें इनके की कस्टमर्स है लाइक एयर लिक्विड, गल्फ क्रायो, सुपर गैस, शेल, एयर प्रोडक्ट्स, हाईव्यू पावर और Hyundai और लिंडे इंडिया। राइट, LNG के अंदर देखते हैं तो कंपनी ने करेबियन LNG को प्रोवाइड करा है। तो जो करेबियन आइलैंड्स है वहाँ पे LNG यूज हो रही है पावर जनरेशन के लिए। अडानी इज अ कस्टमर इन LNG, इंडियन ऑयल इज अ कस्टमर, लॉयड्स मेटल इज अ कस्टमर। A lot of the refineries are customers of this particular company। जब भी इंडिया में आके कोई रिफाइनरी लगती है बिकॉज इनकी गुजरात के अंदर प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं तो वो एक लोकेशनल एडवांटेज भी है बिकॉज फ्रेट कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी बिग कॉम्पोनेंट ऑफ मूविंग दी स्टोरेज इक्विपमेंट प्रोडक्ट्स। तो इसलिए क्योंकि ये गुजरात के अंदर प्रेजेंट है तो काफी सारा कैपेक्स इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग का गुजरात में हो रहा है। तो दैट ऑल्सो एड्स टू एन एडवांटेज। और अगर हम अदर टाइप ऑफ कस्टमर्स देखते हैं तो अगर हम क्रायो साइंटिफिक में देखते हैं तो ITER जो अगेन लाइक दिस वन वन ऑफ द लाइक कंपनीज दैट इज देयर कस्टमर और इसरो इज अ बिग कस्टमर व्हेन इट कम्स टू क्रायो साइंटिफिक। एंड बाकी हमने इनकी यहाँ पे सर्टिफिकेशंस तो चेक कर ही ली। So this is what is unique about the business कि it's a business which cannot be replicated because it takes n number of years to crack these customers and to build a customer rapport। एंड एक कस्टमर rapport build हो गया तो एक बहुत हाई स्विचिंग कॉस्ट है बिकॉज क्रिटिकल एप्लीकेशन है। कस्टमर आपको इजीली स्विच नहीं करेगा बिकॉज सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी फ्लेमेबल इन नेचर। एंड इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपनी की जो इस टाइम पे मार्केट में पोजीशन है तो कंपनी इज अ मार्केट लीडर। लाइक जो नियरेस्ट कंपेटिटर है उससे 4 टाइम्स बड़ी इस टाइम पे कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज। तो दिस इज अबाउट द एंट्री बैरियर एंड व्हाई दिस बिजनेस कैनॉट बी रेप्लिकेटेड। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द बिजनेस सेगमेंट्स कि किस किस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी क्या कर रही है। ग्रोथ ट्रिगर्स का डिस्कशन करेंगे, अबाउट द प्रमोटर्स डिस्कस करेंगे, एक ब्रीफ वैल्यूएशन का लुक लेंगे एंड रिस्क फैक्टर्स इन द कंपनी डिस्कस करेंगे। आइनॉक्स इंडिया के डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स को देखते हैं एंड डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स को अच्छे से समझते हैं। राइट,
So these are the three different business segments that Inox India has. First is industrial gases, second is LNG, third is cryoscientific. तो इंडस्ट्रियल गैसेस में कंपनी क्या करती है फॉर गैसेस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनके लिए स्टोरेज टैंक्स, ट्रांसपोर्ट टैंक्स, माइक्रो बल्क यूनिट्स, वेपराइजर्स, क्रायो बायो टैंक्स और स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है। बहुत ही सिंपल वेज में समझना है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में इन गैसेस का यूज़ होता है या हॉस्पिटल्स में इन गैसेस का यूज़ होता है या इन गैसेस का केमिकल एंड फर्टिलाइजर प्लांट में यूज़ होता है, ऑयल एंड गैस प्लांट्स में यूज़ होता है, रिफाइनरीज में यूज़ होता है, केमिकल कंपनीज लाइक नवीन फ्लोरीन में यूज़ होता है, या मैन्युफैक्चरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज़ होता है, या ऑटोमेटिव प्लांट्स के अंदर यूज़ होता है। तो ये कंपनी यहाँ पे जो स्टोरेज टैंक्स है फॉर दीज गैसेस वो प्रोवाइड करती है। चाहे अगर आप सोलर ग्लास और सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल्स की भी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो उनमें भी गैसेस का बहुत यूज़ होता है। तो ऑन साइट आपको गैस स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए होता है और बेसिकली आपको इक्विपमेंट चाहिए होता है जो गैस वहाँ पे प्रोवाइड कर पाए। So these are the products that they make in industrial gases and this is the bread and butter business of this company. क्योंकि इस पर्टिकुलर बिजनेस में द कंपनी इज अ मार्केट लीडर इन इंडिया, दे हैव मोर देन 60% मार्केट शेयर इन इंजीनियर टैंक सॉल्यूशंस। एक स्टैंडर्ड टैंक्स आते हैं और एक इंजीनियर टैंक्स आते हैं। तो इन सॉल्यूशंस में दिस कंपनी इज अ मार्केट लीडर। स्टैंडर्ड टैंक्स में कॉम्पिटिशन बहुत है, इंजीनियर टैंक्स में दे आर द मार्केट लीडर। सेकेंड यहाँ पे बिजनेस आता है एलएनजी का। तो एलएनजी की जो स्टोरेज होती है, जो रिगैसिफिकेशन होती है फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, जो मरीन फ्यूल सिस्टम्स होते हैं, ज़्यादा जो शिप्स होती हैं, कुछ शिप्स इज पावर्ड बाय एलएनजी। तो अगेन वहाँ पे भी जो एलएनजी का स्टोरेज सोल्यूशन है दिस कंपनी प्रोवाइड्स। यहाँ तक इंडिया में जो एलएनजी के फ्यूल स्टेशंस भी लग रहे हैं तो वहाँ पे आपको एलएनजी स्टोर करने के लिए कोई ना कोई टैंक चाहिए होगा टू लाइक पुट इन द फ्यूल, राइट। सो वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ऑन साइट कंपनी रीगैसिफिकेशन भी प्रोवाइड करती है एलएनजी की। और एलएनजी के जो बंकर बार्ज टैंक्स होते हैं, जो एलएनजी के बड़े-बड़े शिप्स होते हैं, राइट? तो जो मरीन पर्पस के लिए होते हैं, तो बड़े-बड़े जो शिप्स होते हैं एलएनजी के, जो एलएनजी कैरी करते हैं, तो उनके लिए भी स्टोरेज के लिए दिस कंपनी प्रोवाइड्स इक्विपमेंट। एंड वन ऑफ द मेजर यूज़ केसेस दैट दिस कंपनी इज़ डूइंग कि जो इंडिया के अंदर एलएनजी फ्यूल टैंक्स आ रहे हैं ट्रक्स के, राइट? तो फ्यूल टैंक्स प्रोवाइड कर रही है क्योंकि डिफरेंट-डिफरेंट ट्रक्स में अगर कोई भी डी इंडिया में 3 लाख डीज़ल ट्रक्स चलते हैं। तो इंडिया में एलएनजी पंप्स इस टाइम पे लग रहे हैं। 1000 पंप्स गवर्नमेंट का लगाने का यहाँ पे इस टाइम पे टारगेट है, राइट? तो वहाँ पे एलएनजी पंप्स के ऊपर इक्विपमेंट प्रोवाइड करना एंड ट्रक्स का भी जो एलएनजी फ्यूल टैंक प्रोवाइड करना, दिस इज द सेकंड बिजनेस फॉर द कंपनी बिकॉज एलएनजी नीड्स टू बी स्टोर्ड एट अ कूलर टेम्परेचर। क्योंकि क्रायो का मतलब ही क्या होता है, राइट? तो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट का कि आपको वो गैस या फिर आपको वो चीज़ जो स्टोर करनी है एट अ टेम्परेचर ऑफ -150 डिग्री सेल्सियस। फॉर लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, जो हीलियम गैस है, तो हीलियम इज एन इंडस्ट्रियल गैस जो आपके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज होती है। एंड आर्गोन इज ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल गैस जो स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। तो हीलियम को -259 डिग्री सेल्सियस पे प्रोवाइड करना होता है, विच इज एन इक्विपमेंट दैट दिस कंपनी मेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेस। थर्ड पर्पस क्या है कंपनी का? क्रायो साइंटिफिक एप्लीकेशन है। दिस इज इक्विपमेंट फॉर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एप्लीकेशन, टर्नकी सॉल्यूशन फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एक्टिविटीज। माने आपका जो इसरो हो गया, कंपनीज लाइक स्पेस एक्स होगी, ब्लू ऑरिजिन हो गया, जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर है फ्रांस के अंदर, विच इज द बिगेस्ट न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर, तो उसकी रिसर्च के लिए हो गया। तो साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए एंड न्यूक्लियर कोड सर्टिफाइड वेसल्स के लिए एंड साथ साथ जहाँ पे रॉकेट लॉन्चेस होते हैं तो उसका जो पैड होता है जहाँ से रॉकेट लॉन्च होता है, तो वहाँ पे भी क्रायोजेनिक चीज़ों की यूज केस होती है। सो फॉर ऑल दीज पर्पसेस क्रायो साइंटिफिक डिवीजन एग्जिस्ट। तो क्रायो साइंटिफिक डिवीजन इस कंपनी का बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवीजन है क्योंकि सैटेलाइट और लॉन्च फैसिलिटीज में भी क्रायो साइंटिफिक डिविजन का यूज होता है, राइट? तो आगे चलते हैं एंड हर एक डिवीजन का स्प्लिट देखते हैं। तो इंडस्ट्रियल गैस डिवीजन इज 58 to 59% ऑफ द रेवेन्यू, एलएनजी डिवीजन इज 24% ऑफ द रेवेन्यू, क्रायो साइंटिफिक डिवीजन इज 15% ऑफ द रेवेन्यू। माने ये तीन बिजनेस सेगमेंट्स है जिसमें तीनों का ये डिवीजन में रेवेन्यू स्प्लिट है, राइट? तो जो इंडस्ट्रियल एंड गैस लाइक जो इंडस्ट्रियल गैस वाला इनका बिजनेस है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने एक यूएस एरोस्पेस क्लाइंट विन करा है फॉर क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक्स फॉर अ लीडिंग यूएस कस्टमर, एंड साथ साथ इट इज़ अ ग्लोबल वेंडर, यहाँ से एक्सपोर्ट भी बहुत कर रहे हैं। एलएनजी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एलएनजी में रिसेंटली कंपनी ने कोरिया की एलएनजी टर्मिनल मार्केट को एंटर करा है एंड यहाँ पे लाइक ऑलमोस्ट 24 to 25% रेवेन्यू शेयर है, बट 31% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक शेयर हो गया इस कंपनी का यहाँ से। एंड आई थिंक ऑर्डर बुक अभी कंपनी कुछ 1450 to 1470 करोड़ की चल रही है। एंड साथ साथ अभी रिसेंटली एलएनजी में जो पावर टर्मिनल्स है उनको भी फायर अप करने का इनको ऑर्डर मिला है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे छोटे छोटे आइलैंड्स में एलएनजी यूज हो रही है टू जनरेट पावर। लाइक क्रायो साइंटिफिक डिवीजन में ऑर्डर बुक इज 25% ऑफ द ओवरऑल लाइक ऑर्डर बुक यहाँ से आती है क्रायो साइंटिफिक से। एंड यहाँ पे दे प्रोवाइड दीज इक्विपमेंट जो साइंटिफिक पर्पस के लिए, सैटेलाइट लॉन्च पर्पस के लिए
एंड ऑल्सो लाइक जो इंडिया की फर्स्ट MRI मशीन के अंदर यूज होता है दैट इज क्रायोस्टैट, उसके लिए भी इन्होंने प्रोवाइड करा है, जो आज एम्स दिल्ली के अंदर इंस्टॉल्ड है, राइट। तो जो मेडिकल MRI मशीन है इसके अंदर भी आपको क्रायोस्टैट करके एक सोल्यूशन चाहिए होता है, जहाँ पे बेसिकली जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसको आपको बहुत कूल टेम्परेचर में रखना पड़ता है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट द कंपनी हैज प्रोवाइडेड। कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स अ क्रायोजेनिक पाइप्स, जो कूलिंग पाइप्स होते हैं, क्रायोजेनिक पाइप्स होते हैं, जो एक सेमीकंडक्टर प्लांट में ऑलमोस्ट 60 से ज़्यादा लगते हैं, वो भी ये कंपनी इस टाइम पे प्रोवाइड कर रही है, राइट। सो अगेन जहाँ पे भी आपको लो टेम्परेचर में गैसेस को स्टोर करना है, दैट इज वेयर द बिजनेस ऑफ दिस कंपनी कम्स इन अ नटशेल, आपको यही समझ के चलना है। तो हम पहले इंडस्ट्रियल गैस बिजनेस देखते हैं। The industrial gas business is a steady state 14 to 16% growth business. यहाँ पे gases like oxygen, argon, nitrogen, carbon dioxide, helium, right, hydrogen, ethylene, ammonia, ये सारी gases store करने के लिए they provide equipment. Key customers यहाँ पे कैसे हैं? Linde, Air Liquide, Inox Air Products. These are some of the key customers. They have other customers also like Adani is a customer for them. Right, major refineries like IOCL is a customer for them in industrial gases. Companies like Naveen Fluorine or chemical and fertilizer companies are a key customer for them. And this is why they're the market leaders in the industrial gases business, right? Even hospitals में जो oxygen cylinders दिन होते हैं, so that is also one of the key businesses. But उस business में अभी बहुत over supply चल रही है post COVID. So this is one of the businesses which contributes to 60% of the revenues almost and 43% of the total order backlog at the moment. राइट, अब इनका जो देख यहाँ पे इन्होंने जो की प्रोजेक्ट्स करे हैं, फॉर लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, राइट। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है इंडिया का स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में, जहाँ पे कंपनी ने वैक्यूम इंसुलेटेड क्रायोजेनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करा हुआ है विच इज यूज फॉर गैस हैंडलिंग। माने जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं न्यूक्लियर के, वहाँ पे भी आपको गैस हैंडलिंग चाहिए होती है। तो अगेन दिस कंपनी हैज प्रोवाइडेड एंड दे हैव डन अ टाई अप विद L&T डिफेंस फॉर एग्जाम्पल, और इसरो के लॉन्च पैड्स भी कंपनी ने करे हुए हैं। अनदर एग्जाम्पल इज जो कार्बन डाइऑक्साइड का बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें आई थिंक TD पावर मतलब जेनसेट प्रोवाइड कर रहा है, त्रिवेणी टर्बाइन उसके अंदर है। तो जो एनर्जी डोम प्रोजेक्ट चल रहा है इटली के अंदर, तो Q1 FY26 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वर्किंग फ्लूइड, राइट। तो यहाँ पे भी जो पायलट प्लांट है, यहाँ पे भी कंपनी ने बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए लिक्विड एयर और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए दे हैव प्रोवाइडेड इक्विपमेंट। तो हम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि क्या क्या कंपनी डिफरेंट डिफरेंट यूनिक प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये तो हमने देखा इंडस्ट्रियल गैस बिजनेस। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकंड बिजनेस, दैट इज द ग्लोबल LNG ट्रांजिशन बिजनेस, राइट। तो LNG के अंदर कंपनी किस पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन में ऑपरेट कर रही है? अगर हम यहाँ वैल्यू चेन में देखते हैं तो आपको दिखेगा कंपनी इज इन द स्टोरेज एंड द मरीन पार्ट। तो हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल स्टोरेज ऑफ LNG के अंदर ऑपरेट करती है, पावर प्लांट टैंक्स के अंदर ऑपरेट करती है, और मरीन फ्यूल टैंक्स के अंदर ऑपरेट करती है। आजकल शिप्स भी पावर्ड बाय LNG आ रही है, तो उनके जो फ्यूल टैंक्स होती है कंपनी बना रही है इस टाइम पे। इन्होंने रिसेंटली 2 शिप्स का भी ऑर्डर जीता है। साथ-साथ LNG के जो फ्यूल स्टेशंस हैं, अगर आप यहाँ चेक करेंगे, LNG के फ्यूल स्टेशंस में आपको स्टोरेज टैंक्स चाहिए होते हैं, तो वो भी ये कंपनी बना के दे रही है। साथ-साथ कंपनी जो ट्रक्स हैं आजकल, तो सेमी ट्रेलर्स जो होते हैं, तो आजकल ट्रक्स भी LNG के आने लग गए हैं। आई थिंक इंडिया में अभी 60 टू 70 LNG फ्यूल स्टेशंस खुले हैं, उसमें 85% मार्केट शेयर है इस इंडस्ट्री का, राइट। पर LNG फ्यूल स्टेशन इट टेक्स 5 करोड़ टू सेट अप, एंड इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू सेट अप 1000 सच फ्यूल स्टेशंस। तो ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का मतलब यहाँ पे कैपेक्स हो रहे हैं सारे फ्यूल स्टेशंस में, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द टैम अपॉर्चुनिटी फॉर दिस कंपनी। एंड जो ट्रक्स हैं, ट्रक्स के अंदर पर ट्रेलर अगर हम डीजल ट्रक को कन्वर्ट करते हैं LNG में, तो इट इज 5 लाख रुपीज, राइट। सो आज इंडिया में 3 लाख डीजल ट्रक्स हैं। तो लेट्स सी कि हाउ LNG ट्रांजिशन हैपेंस इन इंडिया, बिकॉज LNG की ऑर्डर बुक कंपनी की ग्रो कर रही है, एंड LNG बिजनेस हैज आल्सो ग्रोन रैपिडली। तो मिनी LNG टर्मिनल्स इज आल्सो यूनिक बिजनेस दैट द कंपनी इज डूइंग, राइट। तो यहाँ पे आजकल जैसे बहामास जैसे आइलैंड है या अंडमान जैसे आइलैंड्स हैं, तो वहाँ पे क्या है कि पावर प्लांट लगाना कभी कभी सेंस नहीं बनता, बिकॉज अगर आप कोल पावर्ड प्लांट लगाते हैं तो इट इज़ वेरी पोल्यूशन कॉजिंग इन नेचर। तो अभी रिसेंटली इनको बहामास से ऑर्डर मिला है, जहाँ पे इन्होंने LNG प्लांट लगाया है, विच इज बीइंग यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ पावर द एंटायर आइलैंड, राइट। एक तो वो यूज केस के लिए हो रहा है, एंड जो स्टैंडिंग शिप्स है वहाँ पे, राइट, अगर आपकी शिप कहीं पे डॉक होती है तो डीजल बर्न होता है टू मेंटेन द शिप एंड टू कीप द शिप रनिंग। तो उसके लिए भी LNG के छोटे-छोटे पावर प्लांट्स लगने लग गए हैं, टू मेक श्योर दैट कि जो भी शिप्स का मेंटेनेंस है एंड जो भी सेलर्स उसके अंदर रह रहे हैं, टू मेक श्योर दैट दे आर नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ लाइक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो वहाँ पे LNG के छोटे-छोटे पावर प्लांट्स लगने लगे हैं। तो उसका भी इनको रिसेंटली ऑर्डर मिला है इन द LNG वैल्यू चेन, राइट। तो LNG वैल्यू चेन में कंपनी का 85% प्लस मार्केट शेयर है सेमी ट्रेलर्स के अंदर, एंड they have like a lot of key customers are there. Ashok Leyland is a customer, Tata Motors is a customer. कंपनी का 60 to 65% मार्केट शेयर फ्यूल स्टेशंस में,
जो अडानी टोटल गैस के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है टू सेट अप दीज फ्यूल स्टेशंस। ऑटो टैंक्स के अंदर कंपनी इज अ मार्केट लीडर अगेन। एंड साथ साथ अगर हम मिनी एलएनजी टर्मिनल देखते हैं तो इन्होंने स्कॉटलैंड के अंदर एक प्रोजेक्ट लगाया था। फर्स्ट इंटरनेशनल टर्मिनल था फॉर बंकरिंग फॉर सामन फीड फैक्ट्री, राइट। तो दैट्स अ मिनी एलएनजी टर्मिनल दैट इज सेटअप। फिर करेबियन आइलैंड्स में 2023 के अंदर इन्होंने 16 मंथ्स में डिलीवर करा। और बहामास के अंदर एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के लिए अभी एक एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोजेक्ट, जहाँ पे 60 मेगावाट का एलएनजी प्लांट लग रहा है। तो इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंस्टॉलेशन ऑफ शॉप बिल्ट डबल वॉल्ड वैक्यूम इंसुलेटेड एलएनजी टैंक्स, माने एक छोटा एलएनजी का पावर प्लांट लग रहा है जहाँ पे ये कंपनी एलएनजी टर्मिनल्स प्रोवाइड कर रही है, स्टोरेज टैंक्स प्रोवाइड कर रही है, राइट। सो दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग बिजनेस बिकॉज एलएनजी बिजनेस में बहुत एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल रहे हैं। 2 मरीन फ्यूल टैंक्स का भी एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला Q3 के अंदर। अफ्रीका में टर्मिनल स्टोरेज टैंक का ऑर्डर मिला है। कोरिया से अगेन एक टर्मिनल स्टोरेज टैंक का ऑर्डर मिला है। और यूएस मार्केट में देखते हैं तो वहाँ पे भी 40 वुड एलएनजी कंटेनर्स की कंपनी को रिसेंटली ऑर्डर मिले हैं, राइट। सो दिस इज अगेन अ बिजनेस जहाँ पे ऑर्डर बुक बैकलॉग बहुत फास्ट ग्रो कर रही है एंड दीज आर द मैक्रो कैटलिस्ट, राइट। तो 31% ऑर्डर बुक की ग्रोथ आई है। 452 crores ऑफ द ऑर्डर बुक करेंटली कम्स फ्रॉम द एलएनजी बिजनेस। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 24% है और एक्सपोर्ट हैवी बिजनेस है एलएनजी का, यूरोप, अफ्रीका, कैरेबियन और कोरिया के लिए। एंड यहाँ पे क्या कैटलिस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ट्रक्स हैं उनको आप डिकार्बनाइज कर रहे हैं। देन मरीन एमिशंस की रेगुलेशंस आ रखी हैं बिकॉज आपको शिप्स मेक श्योर करना है कि शिप्स डीजल पे चलती हैं, टू मेक श्योर दैट शिप्स आर मोर सस्टेनेबल इन नेचर। तो मरीन इंजन अभी एलएनजी की तरफ जा रहे हैं। फिर जो स्टैंड लोन आइलैंड्स हैं लाइक करेबियन, अंडमान, राइट, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, राइट। तो यहाँ पे भी बिडिंग पाइपलाइन चल रही है बिकॉज एलएनजी पावर्ड लाइक पावर प्लांट्स लग रहे हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एलएनजी पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, राइट। एंड इंडस्ट्रियल कैप्टिव पावर के लिए भी यहाँ पे एलएनजी की यूज केस आ रही है। तो दिस इज द एलएनजी बिजनेस विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग पोर्टफोलियो फॉर देम एंड मैनेजमेंट हैज बीन गाइडिंग कि ये मोर देन 20% रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स इस पर्टिकुलर बिजनेस से आ सकती है। फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स द थर्ड बिजनेस दैट इज द क्रायो साइंटिफिक डिवीजन। अब क्रायो साइंटिफिक डिवीजन का एक यूनिक पार्ट क्या है कि कंपनी का 100% बिल्ड टू ऑर्डर बिजनेस है। माने अगर एक कोई भी जैसे इसरो टाइप कस्टमर है तो इसरो अगर इनको ऑर्डर देता है तो दे हैव टू बिल्ड द ऑर्डर स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स नीड। तो जैसे होता है ना कि दो तरीके के सूट होते हैं, एक तो होता है कि एक सूट होता है कि आपने ऑफ द शेल्फ हटा लिया, एक तरीके का सूट होता है जो आप टेलर्ड फिट कराते हैं कि टेलर आपकी फिटिंग के हिसाब से बनाता है, तो दैट इज बिल्ड टू टेलर्ड, राइट। तो अगेन ये बिल्ड टू ऑर्डर या बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन क्या है कि आप ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए यू हैव टू बिल्ड अ पर्टिकुलर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर, which leads to very high entry barriers and very high margins. So this is a business where the margins are high, the barriers to entry are also high. And like for example यहाँ पे क्या क्या इन्होंने डिलीवर करा हुआ है, तो इंडिया में जो फर्स्ट एमआरआई मशीन है तो उसमें जो क्रायोस्टैट करके एक प्रोडक्ट यूज होता है विच इज यूज फॉर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, तो ये कंपनी ने बना के दिया हुआ है। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट है उसके अंदर कंपनी ने पार्टिसिपेट करा हुआ है। इसरो इज अ की कस्टमर एंड फ्रॉम द कॉन कॉल्स इट सीम्स की ईदर इट्स ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स विच इज ऑल्सो वन ऑफ द की कस्टमर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस दैट दे आर। तो आईटीईआर जो लार्जेस्ट वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पे न्यूक्लियर फिजन प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे कंपनी ने लाइक ओल्ड टेस्ट बेंचेस सप्लाई करी है एंड ऑल्सो करेंटली वहाँ पे जो रिपेयर का भी ऑर्डर है कंपनी दे रही है, और 10 किलोमीटर्स ऑफ अगेन पाइपलाइन जो क्रायो लाइन्स कहते हैं जिनको, वो कंपनी ने डिलीवर कर रही है। इसरो के लिए कंपनी जो लॉन्च पैड्स होते हैं वहाँ पे क्रायो इक्विपमेंट का बहुत यूज़ होता है, राइट। तो अगर प्रोजेक्ट जैसे अगर लाइक सपोज करते हैं ₹100 का प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे 5 to 10% ऑफ द कॉस्ट इज टू क्रायो इक्विपमेंट। जैसे अगर आज 4,000 करोड़ का इसरो का बिडिंग पाइपलाइन है, उसमें से 200 to 400 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी के लिए पोटेंशियली बन सकता है, राइट। तो वहाँ से ऑर्डर इनफ्लो आ सकता है। सिमिलरली एमआरआई क्रायोस्टैट हमने बात करी, वहाँ पे कंपनी ने एम्स दिल्ली के अंदर 2025 में इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट एमआरआई मशीन इंस्टॉल की है, तो वहाँ पे क्रायोस्टैट करके इक्विपमेंट लगता है। तो दिस कुड ऑल्सो बी अ क्यूमुलेटिव अपॉर्चुनिटी ऑफ 200 to 350 करोड़ ओवर 5 years। एंड साथ साथ एल जो सबमरीन्स बना रही है, तो वहाँ पे जो कावेरी क्लास सबमरीन्स बन रही है, तो उसके अंदर भी कंपनी ने 94 करोड़ का एक मेडन ऑर्डर डिलीवर करे, क्योंकि सबमरीन्स के अंदर भी क्रायो इक्विपमेंट का यूज केस रहता है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द यूज केसेस जो क्रायो इक्विपमेंट के अंदर कंपनी इस टाइम पे कर रही है। इसके साथ साथ कंपनी ने रिसेंटली अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करी कि दैट दे आर इन डिस्कशन और एडवांस डिस्कशन विद अ मेजर स्पेस प्लेयर फ्रॉम यूएसए टू प्रोवाइड देम विद लाइक जो लॉन्च पैड के ऊपर क्रायो इक्विपमेंट लगता है, टू प्रोवाइड देम विद क्रायो इक्विपमेंट ऑन लॉन्च पैड्स, एंड इफ दे विन ऑर्डर्स तो दोज विल बी सब्सटैंशियल ऑर्डर्स दैट दे कैन गेट। तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में आपको वो क्लोजली वॉच करना पड़ेगा कि कितने बड़े बड़े कंपनी को ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ये तो हमने समझा कंपनी के अब डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स में, जिसमें 3 बिजनेस सेगमेंट्स है। एक बिजनेस सेगमेंट इंडस्ट्रियल गैसेस का है, एक बिजनेस सेगमेंट कंपनी का एलएनजी का है, थर्ड बिजनेस सेगमेंट कंपनी का क्रायो इक्विपमेंट का है। अब हम देखते हैं कंपनी का प्रमोटर स्ट्रक्चर क्या है।
जो कंपनी एक्चुअली आइनॉक्स ग्रुप की बात करते हैं, तो ये आज 2 ग्रुप्स के अंदर बँटा हुआ है। एक विवेक जैन फैमिली है और एक पवन जैन फैमिली है। पवन जैन फैमिली में आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, आइनॉक्स इंडिया, पीवीआर आइनॉक्स आता है। फिर आइनॉक्स जीएफएल ग्रुप के अंदर जो विवेक जैन ग्रुप है, वहाँ पे गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स जीएफसीएल ईवी प्रोडक्ट्स और आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी आता है। तो दीज़ आर 2 सेपरेट, पहले एक ग्रुप होता था, अब ये सेपरेट हो चुके हैं ग्रुप्स। तो आइनॉक्स इंडिया इस ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। वैसे पीवीआर आइनॉक्स भी है, बट वहाँ पे पीवीआर ने एक्वायर करके इनका स्टेक कम कर दिया। देन यहाँ पे जो मिस्टर पवन जैन है, तो ही इज़ अ केमिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, मोर देन 50 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, तो ही इज़ अ टेक्नोक्रेट इन द इंडस्ट्री, राइट? तो देन मिस्टर सिद्धार्थ जैन जो है, ही इज़ अ डायरेक्टर, अगेन फैमिली ओन्ड बिजनेस, अगेन ही हैज़ डन डिग्री ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एंड ही हैज़ ऑल्सो डन हिज एमबीए फ्रॉम INSEAD। प्रमोटर होल्डिंग आज 75% है कंपनी के अंदर, तो वेरी हाई प्रमोटर होल्डिंग। एंड देयर इज ऑल्सो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ओवर देयर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं, एंड कंपनी इज प्रोफेशनली रन। तो एक्चुअली में दीपक आचार्य जी ने कंपनी को लाइक ज्वाइन करा था 1992 में, एंड ही केप्ट क्लाइंबिंग अप द रैंक्स एंड नाउ ही इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, एंड सीएफओ भी कंपनी के जो है वो 1993 के अंदर आए थे। तो ऑल्सो शोज अस कि देयर इज कंटिन्यूटी इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, राइट? एंड टुडे प्रमोटर ओनरशिप इज 75% के आसपास। तो ये तो हमने प्रमोटर्स बारे में सीखा। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ऑप्शनैलिटीज एंड द ग्रोथ ट्रिगर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। ऑप्शनैलिटीज एंड ग्रोथ ट्रिगर्स। तो पहली ऑप्शनैलिटी क्या है? दैट इज द सेमीकंडक्टर फैब्स एंड एआई क्लाउड डेटा सेंटर ऑप्शनैलिटी। तो लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशन में अभी रिसेंटली आइनॉक्स इंडिया ने किसी जर्मन कंपनी के साथ टाई अप करा है, and they are making a liquid cooling solution which will be very cryogenic based and which will involve a lesser consumption of energy, क्योंकि अभी liquid cooling solutions में एक तो वेल्टिव का सोल्यूशन और एक HVAC सोल्यूशन होता है जब एसी लगा देते हैं, तो उसमें एनर्जी कंजम्पशन बहुत है। बट दैट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट दे आर इंट्रोड्यूसिंग फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, बट अभी वो ऑप्शनैलिटी है, लेट्स सी हाउ इट गोज। एक और ऑप्शनैलिटी क्या है? सेमीकंडक्टर फैब्स की, बिकॉज गैस इज द सेकंड हाईएस्ट मटेरियल कॉस्ट आफ्टर सिलिकॉन। देयर आर 47 टाइप्स ऑफ गैसेस व्हिच आर यूज्ड इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एंड इंडिया के अंदर 10 ऑफ देम आर अवेलेबल, रिमेनिंग ऑफ देम हैव टू बी इम्पोर्टेड, राइट? सो दैट इज देयर, तो उसमें भी आपको सॉल्यूशंस चाहिएंगे। एंड ऑल्सो जस्ट टू शो यू एन एग्जाम्पल, तो टाटा का जो सेमीकंडक्टर प्लांट है असम के अंदर, वहाँ पे ऑलरेडी 12 करोड़ का सप्लाई कर चुके हैं, एंड दे आर सप्लाइंग वेपराइजर्स, पाइपिंग एंड फीड एंड अदर मटेरियल जो सेमीकंडक्टर के अंदर जाता है। तो ऑलमोस्ट 12 करोड़ की सप्लाई करी है। माइक्रॉन को यूएस में भी ये सप्लाई कर चुके हैं, माइक्रॉन को इंडिया में भी ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर में इट्स जस्ट नॉट एन ऑप्शनैलिटी, दे आर ऑलरेडी सप्लाइंग इक्विपमेंट फॉर दैट, राइट? सो दिस इज हाउ द अपॉर्चुनिटी इन सेमीकंडक्टर इज। इंडिया में 1.6 लाख करोड़ का केपेक्स है सेमीकंडक्टर में, जिसमें से 1% अगर क्रायोजेनिक इक्विपमेंट पे स्पेंड होता है तो 1600 करोड़ का टैम कंपनी के लिए बनता है, बिकॉज दे बीन ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग दिस इक्विपमेंट, तो इट मेक्स देम अगेन अ नुमेरो उनो प्लेयर, मतलब इट गिव्स देम एन एडवांटेज। बट लेट्स सी हाउ दिस ऑप्शनैलिटी पैन्स आउट फॉर द कंपनी, राइट? तो इसके अंदर ये 90 किलोलीटर का लिक्विड हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक देते हैं, जो विच इज अ हाई कैपेसिटी स्टोरेज फॉर सेमीकंडक्टर प्रोसेसेस, एंड अल्ट्रा हाई प्योरिटी अमोनिया के लिए आईएसओ कंटेनर्स देते हैं, स्पेशलाइज्ड कंटेनर्स फॉर अल्ट्रा हाई प्योरिटी ट्रांसपोर्ट, राइट? सो दैट इज व्हाट दे गिव। क्योंकि इंडिया में डस्ट बहुत है, तो आपको जीरो डस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तो इसलिए गैस की यूसेज इंडिया के अंदर कुछ ज़्यादा ही रहेगी जब सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होगी, राइट? तो ये हाई मार्जिन क्रायोजेनिक गैस हैंडलिंग पोर्शन है, जो अगेन यहाँ पे एक ऑप्शनैलिटी हो सकती है कंपनी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एक ऑप्शनैलिटी हमने एलएनजी की भी डिस्कस कर ली, एक बिग ऑप्शनैलिटी और क्या है? हाइड्रोजन की। अगर हाइड्रोजन एज अ फ्यूल की अडॉप्शन होती है, तो व्हाट विल हैपन इज दैट द कंपनी ऑलरेडी मेक्स द कंटेनर्स जिसमें हाइड्रोजन कैन बी ट्रांसपोर्टेड एंड हाइड्रोजन कैन बी डिस्पेंस्ड ऑफ, अगर हाइड्रोजन स्टेशंस लगते हैं फ्यूचर में, तो दैट इज ऑल्सो बिग ऑप्शनैलिटी फॉर द फ्यूचर। एक ऑप्शनैलिटी कंपनी की जो ऑलरेडी रेवेन्यूज में कमर्शलाइज हो रही है, दैट इज केग्स बिजनेस। तो जो बियर केग्स होते हैं, बियर को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, लाइक ब्रूरीज के अंदर यूज होते हैं, तो यहाँ पे हेनिगन, एबी इनबेव, मॉल्सन कूर्स, राइट? आई थिंक अभी कार्ल्सबर्ग के लिए अप्रूवल के लिए इन्होंने दिया हुआ है, राइट? सो ये केग्स बना रहे हैं, सो दिस इज अ स्टेनलेस स्टील केग्स दैट द मेकिंग। इट्स अ लो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस बट अ वेरी हाई ऑपरेटिंग मार्जिन बिजनेस, क्योंकि कोई ओवरहेड्स नहीं है इस बिजनेस के अंदर। तो इन्होंने अभी इसका गुजरात में प्लांट लगाया है, तो यहाँ पे इन्होंने आई थिंक 3 लाख केग्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाया है, तो ये 100 to 200 करोड़ ऑफ रेवेन्यू यहाँ से ऐड हो सकता है इस बिजनेस का। एंड अगेन ये इनकी जो कैपेसिटी है, तो अगेन ब्लेंडेड मार्जिन कंपनी हमेशा 21 to 23% के बीच में गाइड कर रही है। तो ये अप्रूवल प्रोसेस इसमें कभी कभी 1.5 to 2 ईयर्स का है, कभी कभी 6 to 12 मंथ्स का है, बट वेरी फ्यू प्लेयर्स एग्जिस्ट इन दिस, एंड हेनिकन से अभी इनको रिसेंटली ऑर्डर भी मिला है, राइट? सो अगेन द कंपनी इज ट्राइंग टू डू टैम एक्सपेंशन एक्टिविटीज बाय गेटिंग इनटू सच प्रोडक्ट्स। तो ये है कंपनी के की ग्रोथ ड्राइवर्स। इसके बाद हम चलेंगे पीयर टू पीयर एनालिसिस में, वैल्यूएशन पे और रिस्क फैक्टर्स पे, देन कंक्लूजन की तरफ। तो की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है कंपनी के?
तो जो इंडस्ट्रियल गैस बिजनेस है वहाँ पे अगेन 15 टू 17% ग्रोथ आ रही है, तो दैट इज़ अ स्टेबल बिजनेस फॉर देम, राइट। तो अगेन स्टील के अंदर जो अगर इंडिया में स्टील की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो आर्गन गैस की कंजम्पशन इंक्रीज होगी। तो अगेन इंडस्ट्रियल गैस बिजनेस इज अ प्रॉक्सी टू मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे सेमीकंडक्टर की एक बहुत बड़ी ऑप्शनैलिटी है, एंड डेटा सेंटर्स में अगर लिक्विड कूलिंग सोल्यूशन के अंदर कुछ अप्रूवल आता है तो दैट्स अ बिग ऑप्शनैलिटी। फिर सेकंड ग्रोथ ट्रिगर क्या है, एलएनजी का। तो एलएनजी में ऑलरेडी इनकी ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 31% से ग्रो हुई है, तो एलएनजी इज ऑलमोस्ट 24 to 25% of the revenues. In LNG business में more than 20% ग्रोथ गाइडेंस है वो नेक्स्ट 3 to 4 years, राइट। तो एलएनजी के अंदर अगर इंडिया के अंदर ट्रकिंग सोल्यूशन बिजनेस इंक्रीज होता है, एलएनजी का ट्रकिंग बिजनेस इंक्रीज होता है, एंड अगर फ्यूल स्टेशन और लगते हैं एलएनजी के, तो दैट्स अ बिग ऑप्शनैलिटी। क्रायो साइंटिफिक डिवीजन के अंदर इफ दे विन बिग ऑर्डर्स, राइट, तो जो मैंने आपके साथ बात करी कि यूएस का एक इनका स्पेस का कस्टमर है विच इज इन डिस्कशन ऑफ बिग ऑर्डर्स फॉर देम, राइट। अगर इफ दैट बिग ऑर्डर्स मटेरियलाइजेस इन नेक्स्ट 6 months, so that's a big optionality। इसरो का जो थर्ड लॉन्च पैड है तो वहाँ पे 200 to 400 करोड़ की रेवेन्यू पोटेंशियल इनके लिए बन सकती है। देन जो न्यूक्लियर फिजन है तो वहाँ पे 150 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू स्कोप है इनके लिए, एंड ये बिडिंग भी कर रहे हैं, सर्न के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे बिडिंग भी इस टाइम पे ये लोग कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स अ बिग ऑप्शनैलिटी इन द क्रायो साइंटिफिक बिजनेस, एंड कंपनी 18 to 20% रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस देती है। इफ दे विन एनी बिग ऑर्डर्स देन द रेवेन्यू ग्रोथ कुड एक्सेलरेट। जो लास्ट 2 क्वार्टर से रेवेन्यू ग्रोथ एलिवेटेड आ रही है, Q4 की रेवेन्यू इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि 470 करोड़ से ज्यादा आएगी, which will mean year on year they will already show more than 25 to 30% रेवेन्यू ग्रोथ। तो आपको कॉन्फ्रेंस कॉल्स में ये ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या कंपनी हायर ग्रोथ गाइडेंस देती है नहीं देती, बट अभी कंपनी की ग्रोथ गाइडेंस 18 to 20% रेवेन्यू ग्रोथ की है, राइट। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू ट्रैक, एंड दीज आर द ऑप्शनैलिटीज विच आर देयर, एंड दिस इज व्हाट द बिजनेस इज इन अ नटशेल। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द पीयर टू पीयर एनालिसिस, टुवर्ड्स द रिस्क फैक्टर्स एंड टुवर्ड्स द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। पीयर टू पीयर एनालिसिस पे एंड साथ साथ इस कंपनी में रिस्क फैक्टर के एंड वैल्यूएशंस पे। तो पीयर टू पीयर एनालिसिस में देखते हैं, तो आइनॉक्स इंडिया के जो सम ऑफ द पीयर्स जो इंडिया के अंदर है, एक वीआरवी एशिया पैसिफिक करके और क्रायोलॉर करके। क्रायोलॉर काफी फास्ट ग्रो कर रहा है, पर क्रायोलॉर का अभी जो टोटल रेवेन्यू है 230 to 240 करोड़ के आसपास है, राइट। तो ऑलमोस्ट 6 times आइनॉक्स इंडिया क्रायोलॉर से ज्यादा बड़ा है। ये FY24 का डेटा है, बट अगर आप FY26 में देखेंगे तो आई थिंक आइनॉक्स इंडिया 1560 to 1570 करोड़ तक का रेवेन्यू करेगा। आई थिंक क्रायोलॉर का लास्ट विच आई चेक्ड इन FY25 वाज अ रेवेन्यू ऑफ 230 to 250 करोड़ के बीच में। वीआरवी एशिया एक और कंपनी है लाइक विच इज ऑल्सो नियरेस्ट कंपेटिटर। तो वीआरवी एशिया का जो रेवेन्यू ग्रोथ है दैट हैज बीन 15.7% CAGR बिटवीन FY18 to 24, एंड आइनॉक्स इंडिया इज 4 times बिगर देन दैट। ईबिटा मार्जिन अगर आप देखते हैं वीआरवी एशिया के तो 10.9% है, वेयर एज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 43.7% है। तो वीआरवी एशिया और आइनॉक्स इंडिया में क्या डिफरेंस है कि वीआरवी एशिया का जो प्लांट है श्री सिटी में, राइट, दैट इज इन साउथ इंडिया, वेयर एज आइनॉक्स इंडिया का जो प्लांट है दैट इज इन गुजरात। तो काफ़ी सारी जो रिफाइनरी का केपेक्सेस होते हैं तो आइनॉक्स इंडिया को इस वजह से ऑर्डर्स मिल जाते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी वॉल्यूमिनस एंड अ फ्रेट हैवी प्रोडक्ट। वेयर वीआरवी जो कंपनी है वीआरवी एशिया, दैट इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स में अच्छा कॉम्पिटिशन दे रही है। वेयर अगर हम क्रायोलॉर की बात करते हैं तो इट्स एन एमएनसी विच इज जिसकी डिमांड इज ड्रिवन बाय एयर लिक्विड, राइट। तो इस वजह से इनकी ग्रोथ रेट्स काफ़ी फास्ट आ रही है इस टाइम पे, पर इनका भी ईबिटा मार्जिन इज क्लोज टू 12 to 13%। तो मार्जिन वाइज अगेन आइनॉक्स इंडिया स्टैंड्स अपार्ट। अनलाइक अगर हम आरओई और आरओसी भी देखते हैं तो ये तो हमने बिगनिंग ऑफ द वीडियो में भी देखा था। तो आरओई एक्चुअली में वीआरवी एशिया की भी 26% है, क्रायोलॉर की भी 18% है, आइनॉक्स इंडिया की भी अबव 25-30% आरओई है। तो इंडस्ट्री की यूनिट इकोनॉमिक्स ही काफ़ी अच्छी है। तो इस इंडस्ट्री में कंपटीशन कहाँ से आता है, तो अगर ये कंपनीज बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लेती हैं, जैसे लिंडे इंडिया ने जो वन ऑफ द कस्टमर्स ऑफ आइनॉक्स इंडिया है, उन्होंने एक छोटा सा प्लांट लगाया आई थिंक कोलकाता में फॉर इट्स ओन कैप्टिव यूसेजेस, राइट। बट फिर भी आइनॉक्स इंडिया और जो स्केल पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल ऑलवेज बी लोअर, बट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्पिटिशन दैट वुड कम कि इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग सम ऑफ द एंड कस्टमर्स ना करने लग जाए, राइट। बिकॉज आइनॉक्स इंडिया भी तो एक तरीके का जो आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स है उसको इन हाउस ही सप्लाई कर रहा है, इवन दो RTPs है विच इज डन एट अ फेयर मार्केट वैल्यूएशन, बट जस्ट इट्स थॉट प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पे द बिगेस्ट प्लेयर इन दिस इंडस्ट्री स्टार्ट इंडस्ट्रीज विच हैज अ $4 billion रेवेन्यू, ईबिट मार्जिन 15.6% का है, बट लेवरेज्ड बैलेंस शीट है बिकॉज बहुत सारी एक्विजिशंस करी कंपनी ने 5 times, लाइक मोर देन, अगर हम रेवेन्यू वाइज देखें तो ऑलमोस्ट इट्स मोर देन 20 to 25 times बिगर। Whereas आइनॉक्स इंडिया की बात करते हैं तो 20% का ईबिट मार्जिन है, ROC इज हाई एंड बैलेंस शीट इज नेट कैश एट द मोमेंट, राइट। तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपेटिटर्स जिसका एक्चुअली में बैलेंस शीट लेवरेज और रिटर्न रेशियोज अभी इतनी अच्छी नहीं है। Some of the other competitors are in the Chinese, some of the Chinese competitors are there, so there are 2 Chinese companies which are doing very well. तो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर में उनके साथ कंपटीशन रहता है, बट चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है यूएस से,
इस वजह से अमेरिकन मार्केट ओपन अप हो गया आइनॉक्स इंडिया के लिए। इसलिए आप देखेंगे जब हमने बिज़नेस सेगमेंट्स कवर करे थे तो आइनॉक्स इंडिया की मतलब एक्सपोर्ट मार्केट में अमेरिका में काफ़ी एक्सपोर्ट जा रहे हैं इस टाइम पे। जो हमने बात करी थी कोई स्पेस कंपनी के लिए जा रहे हैं या बहामास के अंदर एलएनजी के मिनी टर्मिनल तक आ रहे हैं, राइट? तो वहाँ पे एक एडवांटेज ओपन अप हो जाता है। नाउ कमिंग टू द रिस्क फैक्टर्स एंड फाइनली द वैल्यूएशंस, हमने एक स्टॉक डैशबोर्ड बनाया है आइनॉक्स इंडिया का जो आपके साथ शेयर करूँगा। रिस्क फैक्टर्स में देखते हैं आइनॉक्स इंडिया के अंदर, तो पहला रिस्क फैक्टर है कि जो एलएनजी ट्रकिंग की अडॉप्शन है, जो एलएनजी वाला बिज़नेस है इनका, जो 20 टू 25% है इनके रेवेन्यूज़ का, तो उसमें जो अडॉप्शन अभी सिग्निफिकेंटली बिहाइंड है। गवर्नमेंट का स्कोप है, गवर्नमेंट का टारगेट है 1000 स्टेशन सेटअप करने का। अभी करंटली 32 टू 40 स्टेशंस अ ईयर सेटअप हो रहे हैं, राइट? आई थिंक अभी करंटली 70 टू 80 स्टेशंस ही सेटअप हुए हैं टोटल में। तो कैसे एलएनजी ट्रक्स की अडॉप्शन आती है इंडिया में, दैट इज़ टू बी सीन, राइट? एंड एक और रिस्क फैक्टर क्या होता है कि एलएनजी की अवेलेबिलिटी पे रिस्क फैक्टर हो जाता है, क्योंकि अभी लाइक वॉर चल रही है, तो कतार की एलएनजी जो फैसिलिटीज़ हैं उन पे भी अटैक करा है ईरान ने, राइट? तो एलएनजी की अवेलेबिलिटी कैसे रहती है, एलएनजी की प्राइसिंग कैसे रहती है? कैन इट बी मोर कॉस्ट सेविंग वर्सेस डीजल? दैट्स अ क्वेश्चन दैट अराइजेस इन दिस टाइप ऑफ अ सिचुएशन। देन सेकंड रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है कि वन ऑफ द की कस्टमर्स ने इनसोर्सिंग के लिए प्लांट लगाया, दैट इज लिंडे इंडिया, राइट? इवन दो स्टिल दे आर बाइंग फ्रॉम लाइक आउटसाइड, बट दैट इज अ रिस्क फैक्टर। फिर चाइनीज कंपनी जैसे सीआईएमसी एनरिक करके जो कंपनी है, अगर वो वर्ल्ड वाइड डंपिंग करने लग जाए, दैट्स अ रिस्क फैक्टर। फिर 2022 के अंदर आइनॉक्स इंडिया के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन भी करी थी यूएस ने फॉर एंटी डंपिंग प्रैक्टिसेस, बट द इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट आया, दैट दे फाउंड देयर वाज नो डंपिंग, दे सिर्फ 2.3% की ड्यूटी लगाई। So that could also be a risk factor just to consider, right? तो that is there. तो top 10 customers are 47% of the revenue, और जो कंपनी का एक्सपोर्ट है दैट इज 62 टू 63% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यूज। तो यूएस का जो टैरिफ का सिनेरियो है वो भी हमें देखते चलना पड़ेगा, बट स्टिल अभी इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील की बात हो रही है, अभी आई थिंक इंडिया पे 13% के आसपास टैरिफ लग रहा है। तो करंटली तो रिस्क फैक्टर नहीं है, बट आज कोई भी एक्सपोर्ट स्टोरी पे जियो का रिस्क फैक्टर रहता ही रहता है। और इस फैक्टर क्या हो सकता है इस टाइम पे, आई थिंक रेवेन्यूज लंपी रहेंगे कंपनी के, बिकॉज ऑर्डर बुक ड्रिवन बिजनेस है। तो आई थिंक फर्स्ट टाइम अभी 460 टू 470 करोड़ के आसपास इन्होंने Q4 की गाइडेंस दी है रेवेन्यू की, 470 करोड़ की। एंड दे सेइंग कि अगर इनको एक बिग ऑर्डर्स मिल गए तो इनकी ऑर्डर इनफ्लो 500 करोड़ से भी क्रॉस कर सकती है। तो इनकी अभी क्वार्टरली ऑर्डर इनफ्लो 450 करोड़ की हो रही है। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि ऑर्डर बुक ड्रिवन बिजनेस है तो लंपीनेस रहेगी, तो इट्स अ बिजनेस जो ईयर ऑन ईयर आपको दिखना पड़ेगा। पर वहाँ पे एक चीज़ ट्रैक करनी पड़ेगी कि वो भी हमेशा एक रिस्क फैक्टर रह सकता है ऐसी कंपनीज़ के, स्पेशली कैपिटल गुड कंपनीज़ में। अब मैं ब्रीफली चलता हूँ टुवर्ड्स द वैल्यूएशन ऑफ दिस बिज़नेस। एंड एक चीज़ मैं और बताऊँगा रिस्क फैक्टर में, मेरे को रॉ मटेरियल कोई रिस्क फैक्टर इसलिए क्यों नहीं लगता, बिकॉज़ दे हैव प्राइस पास ऑन क्लॉजेज़ इन देयर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो स्टेनलेस स्टील और स्टील का अगर प्राइस बढ़ता है, तो ये प्राइस पास ऑन कर देता है टू द एंड कस्टमर। तो वो इस टाइम पे रिस्क फैक्टर नहीं है। रिस्क फैक्टर आई थिंक जो बड़ा हो सकता है वो टैम का हो सकता है। Because data centers, semiconductor, beer kegs, right? Like space opportunity. All these are opportunities which are very interesting when it comes to like this business. It comes to optionality wise. बट क्या मैं उस पर डेफिनेटिव टाइम डाल सकता हूँ? मैंने डालने की ट्राई करी है, बट वो डालना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज हाउ दीज अपॉर्चुनिटीज मटीरियलाइज इज ऑल्सो वेरी लंपी इन नेचर, बिकॉज एट द एंड द कैपिटल गुड कंपनी। तो टाइम का भी एक रिस्क फैक्टर इस कंपनी में हो सकता है, दैट इज टोटल एड्रेसेबल मार्केट का। अब मैं चलता हूँ टुवर्ड्स परप्लेक्सिटी एंड परप्लेक्सिटी पे हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके साथ एक स्टॉक डैशबोर्ड बनाया है। हम ये एसओआईसी के एआई कोर्स में सिखाते हैं, राइट? तो अगर आप ये देखेंगे तो इट्स अ कंप्लीट स्टॉक डैशबोर्ड, जहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट द बुल केस एंड द बेयर केस। तो इसमें फाइनेंशियल मॉडल बना हुआ है। तो अगर आपको यहाँ मैं फाइनेंशियल मॉडल दिखाऊँ कंपनी का, तो फाइनेंशियल मॉडल एक बार हम देखते हैं। तो एनुअल रेवेन्यू कंपनी का अभी FY26 में 1560 करोड़ का हो सकता है, जो अगर इनकी 20% की ग्रोथ आती रही तो दिस विल गो टुवर्ड्स 2130 करोड़। तो कंपनी का जो इबिट्टा मार्जिन है, राइट, अगर हम उसकी प्रोजेक्शंस डालते हैं तो FY28 में कंपनी की 365 करोड़ की पैट आ सकती है, 363 करोड़ की, विच इज एन ईपीएस ऑफ 47 रुपीज। फॉरवर्ड पी देखते हैं तो FY28 पे कंपनी 26.2 टाइम्स की पी रेशियो पे इस टाइम पे ट्रेड करता है, राइट? तो अगेन कंपनी दो ऑर्डर्स की बात करिए जिससे 500 करोड़ प्लस का ऑर्डर बुक इनफ्लो हो सकता है कंपनी का। तो दैट इज द अपसाइड किकर दैट कुड कम। बट 26.2 टाइम्स की अगर पी रेशियो पे ट्रेड करते हैं, लेट्स अज्यूम इट गेट्स अ 40 पी ऑन FY28, राइट? तो 40 पी को अगर आप 46.8 रुपीज के ईपीएस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज अ आइडिया ऑफ अपसाइड दैट यू कैन गेट। लाइक तो आप बुल बेयर बेस सिनेरियो बना सकते हैं, 30 पी, 35 पी, 40 पी, because some of the peers of this particular company they have been getting higher PE because it's a unique business, right? तो अगर आप यूनिक कैपिटल गुड कंपनीज देखते हैं, जैसे एमटार का तो पीई छोड़ ही दो, आई थिंक मोर देन 100 चल रहा है। थर्मैक्स का 52 प्लस चल रहा है, भेल का काफ़ी हाई चल रहा है, लिंडे ग्लोबल देखते हैं तो 30 चल रहा है, चार्ट इंडस्ट्रीज का 25 प्लस चल रहा है।
राइट, एंड फॉरवर्ड भी देखते हैं तो अभी इनका 26.2 टाइम्स चल रहा है, राइट, वेयर दिस इज हाउ द पीयर्स और यूनिक कैपिटल गुड कंपनीज ट्रेड एट अ पी लेवल. आई थिंक देर इज एन इंटरेस्टिंग एलिमेंट इन द कंपनी कि अगर हम पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस लगाते हैं तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स मॉडरेट है, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स भी लो है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स भी लो है, कंपेटिटिव राइवलरी मॉडरेट टू हाई है इस टाइम पे, एंड जो की एंड लाइक जो ग्लोबल मार्केट है तो ग्लोबल मार्केट भी अच्छी पेस पे ग्रो कर रही है कंपनी के लिए. 2030 तक $35 बिलियन के आसपास की ग्लोबल मार्केट हो सकती है और इंडियन मार्केट 8.2% CAGR पे ग्रो कर रही है. Right, so this is just a heat map of the company that we have made, which also covers all the raw material sources and stuff. So we'll just share this with you. Also includes the competitive positioning. So it's a stock dashboard that we teach how to make in the SOIC AI course as well. And this is the analysis of Inox India, जिसका फॉरवर्ड पे देखते हैं तो आज 26 टाइम्स अर्निंग्स FY 28 पे ट्रेड कर रहा है, फॉरवर्ड के ऊपर FY 28 पे. एंड यहाँ पे आप बुल बेयर बेस सिनेरियो बना सकते हैं 30, 35 और 40 टाइम्स देके, क्योंकि कंपनी अभी 44 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ पी पे ट्रेड करती है. यूनिक कैपिटल गुड कंपनीज इंडिया में जनरली बिटवीन 30 to 45 टाइम्स की पी रेशियो पे ट्रेड करती हैं. सो होपफुली यू लव दिस एनालिसिस. विद दिस लेट्स गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो. सो इन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो हम लोग ये देख सकते हैं कि हमने इस बिजनेस की जब डिस्कशन करनी स्टार्ट करी तो हमने अपना एक फ्रेमवर्क लगाया कि हमें यूनिक बिजनेसेस हम इस चैनल पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कि व्हाट मेक्स अ बिजनेस यूनिक. देन वी स्टडीड कि व्हाट द कंपनी डज एंड व्हाई इसमें थोड़ा सा एंट्री बैरियर है. देन हमने बात करी कि बिजनेस सेगमेंट्स कौन कौन से कंपनी के, ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है कंपनी के. देन वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्रमोटर्स. देन हमने बात करी कंपनी की वैल्यूएशन की और रिस्क फ्रेमवर्क की. एंड फाइनली हमने पूरा का पूरा बिजनेस एनालिसिस कंप्लीट करा. होपफुली यू लव दिस बिजनेस एनालिसिस. एंड हम लोग नेक्स्ट 20 वीडियोस में यही करने वाले हैं कि हम 20 यूनिक बिजनेसेस को डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा हो, चाहे वहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो रहेगा या तो बिजनेसेस में कुछ यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी या उन बिजनेसेस में बैरियर्स टू एंट्री होंगे. So do let me know in the comment section below if you love this analysis or not, and make sure that you're subscribed to the channel. With this, I'll see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.